एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्टूबर मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जा करके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 11 अगस्त 2022 को देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है, तो ये की है जगदीप धनखड़ ने। किसने की है? जगदीप धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। देखिए, हमने जो है उपराष्ट्रपति जो अगस्त मंथ की मूमल करंट अफेयर आई थी उसमें डिस्कस किया था, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ भी करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो सके। एक तो उपराष्ट्रपति का भी जो है आपका टोटल रिवीजन हो सके कि उपराष्ट्रपति में क्या क्या, कौन से अनुच्छेद में है ये, कौन से भाग में इसका जो है डिस्कस किया गया है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि उपराष्ट्रपति के मैं कुछ नोट्स आप लोगों से शेयर करूंगी जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको उपराष्ट्रपति के कुछ नोट्स मिल जाएंगे जिसमें कि टोटल उपराष्ट्रपति होगा। जब आपके नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं उनमें तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो 11 अगस्त 2022 को देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है, तो ये की है जगदीप धनखड़ ने। अब जगदीप धनखड़ का संबंध राजस्थान से है तो वैसे ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। प्रदेश के निवासी जगदीप धनखड़ जो कि देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई है। आपको ये चीज़ भी याद रखनी होगी कि उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाई जाती है। संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर के 70 में जो है उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति के पद हेतु 780 वोटर्स में से 725 वोट डाले गए थे, यानी कि टोटल 780 वोट थे जिसमें से 725 वोट डाले गए थे, और इनमें भी जो है 710 वोट जो है वैलिड वोट थे, और 710 वोटों में से जगदीप धनखड़ ने 528 वोटों से जो है जीते हैं ये। और ये कौन सी पार्टी से, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी पार्टी से है ना। और इनके विपक्ष में कौन थी, तो मार्केट अल्वा थी। और ये चीज़ याद रखना, हो सकता है आपसे जगदीप धनखड़ का नाम ना पूछ करके पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के विपक्ष में कौन था, तो मार्केट अल्वा का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। मार्केट अल्वा जो है इनको 182 वोट मिले थे, और इस प्रकार जो है 346 वोटों के अंतर से जगदीप धनखड़ ने विजय प्राप्त की थी। जगदीप धनखड़ कौन सी पार्टी से हैं, तो एनडीए के प्रत्याशी हैं जगदीप धनखड़। इनकी पार्टी का नाम इंपॉर्टेंट है, इनके विपक्ष में कौन सा उम्मीदवार था, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इनडायरेक्ट जाकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रख लेना ये चीज़, ठीक है। जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इस बार उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम कोटा से 356 वोट निर्धारित किया गया। उपराष्ट्रपति चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह थे, ठीक है। उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों के निर्वाचित सांसद भाग लेते हैं, और इससे पूर्व जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। अब एक चीज़ और याद रखना, हो सकता है आपसे उपराष्ट्रपति का नाम ना पूछे और ये पूछ लिया जाए कि जगदीप धनखड़ इससे पहले कौन से राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं, तो पश्चिम बंगाल याद रख लेना। पिछले वाले क्वेश्चन उठा करके देख लो, जब 2018 में एग्जाम्स हुए थे तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को झुंझुनू के चिरावा के पास किठाना गांव में हुआ था। एक इनके गांव का नाम भी याद रखना है, और ये कौन से जिले से संबंधित है, तो झुंझुनू से संबंधित है, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इसमें कहा गया है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों का नेतृत्व अब राजस्थानियों के पास है। कोटा बूंदी से सांसद हैं ओम बिरला जो कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं, और हमारे जगदीप धनखड़ जो हैं राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे, ठीक है, सभापति होंगे, ठीक है। और अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ जो है इसके बारे में कुछ हमने डिटेल लिखी है, वो आप जस्ट सुन लीजिए क्योंकि आपके रिवीजन के लिए है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस की जाएगी, फालतू की चीज़ें नहीं डिस्कस की जाएगी। जस्ट सुन लीजिएगा क्योंकि आपके सीईटी में जो है काफ़ी लंबा सिलेबस है,
कितना आप करोगे, इसलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये छोटे छोटे टॉपिक लगते हैं वो तो आपको करंट अफेयर के साथ ही कंप्लीट करवा दिए जाएँ। ठीक है, बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 3 मिनट का हो जाए एक ही क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति जो है भाग जो है 5 में इसका डिस्कशन किया गया है। अनुच्छेद 63 से लेकर के 70 में जो है उपराष्ट्रपति के बारे में ही संविधान में डिस्कस किया गया है। बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। याद रखना, देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। एक उपराष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या उनके द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाता है या उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है या किसी भी कारण से अगर राष्ट्रपति अपने पद से रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। यदि राष्ट्रपति ना हो किसी कारणवश तो राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, तो उपराष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख अनुच्छेद 66 में किया गया है। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर के निर्वाचक मंडल के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, क्योंकि यूपीएससी में पूछा गया था कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है, तो अनुच्छेद 66 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर के निर्वाचक मंडल के द्वारा इसका जो है निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 66(1) के अनुसार चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव के विपरीत राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, इसमें दोनों सदनों के सांसद ही भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के या किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये चीज़ भी पूछी गई है, इसलिए ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आपसे कैसे भी घुमा करके ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि सांसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल या किसी सदन का कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो जाता है, हो सकता है किसी कारणवश हो जाए ऐसा, तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उस तारीख को खाली कर दिया जिस तारीख को उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के रूप में शपथ ग्रहण की थी। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की योग्यता की, तो वे भारत के नागरिक होने चाहिए, उनकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो वो और लाभ का पद धारण न करते हो। बात करते हैं त्यागपत्र की, तो वे अपने पद का त्यागपत्र राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर के कर सकते हैं। ठीक है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प के द्वारा पद से हटाया जा सकता है जैसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के द्वारा पारित किया जा सकता है। यानी कि हम उपराष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं। और कैसे हटा सकते हैं? यदि राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों का बहुमत पारित कर दिया जाए तो उपराष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। लेकिन परियोजनार्थ संकल्प को केवल तभी उपस्थित किया जा सकता है जबकि इसकी सूचना कम से कम 14 दिन पहले दी गई हो। यदि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो 14 दिन पहले इनको सूचना देनी होगी। अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद की अवधि की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पूर्व करवाया जाना आवश्यक होता है। यानी कि जब हम उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाते हैं उससे पहले ही दूसरे जो नए उपराष्ट्रपति बनेंगे उनका जो है चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इतनी डिटेल आपको उपराष्ट्रपति के बारे में याद रखनी है। हाँ, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट मैं सोच रही हूँ सीईटी का सिलेबस काफ़ी लेंदी है, इसलिए जो है एक एक करके आप लोगों को जो है करंट अफेयर के साथ ही ये सारी चीज़ें करवा दी जाए। इसलिए जो है ये चीज़ें पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। और इसके नोट्स भी मैं आप लोगों से टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, जाकर के उसको भी रिवीजन मार लेना। आपका जो है एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, साथ में करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए मैं इतना लंबा वीडियो बनाती हूँ और इसलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को रिलेट करके पढ़ाती हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान क्रिकेट अकादमी RCA और राजीव गांधी क्रिकेट क्लब की ओर से 19 अगस्त 2022 को प्रदेश के किस क्रिकेटर को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो गगन खोड़ा को जो है राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट पर जो अवार्ड है वो प्रदान किया गया। प्रदेश के क्रिकेटर गगन खोड़ा को क्लब की ओर से राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। गगन खोड़ा BCCI की सीनियर चेयरमैन समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 अगस्त 2022 को लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है हेमांग जायसवाल ने। ये हैं हेमांग जायसवाल और इन्होंने ही जो है राष्ट्रीय सीनियर जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। अब याद रखना, इसमें कुछ सदस्यों ने रजत पदक भी जीता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। हेमांग जायसवाल ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। दिव्यांश पुरी ने इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय सीनियर जूडो प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। प्रदेश के खिलाड़ी ने पहली बार जूडो में स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 अगस्त 2022 को जयपुर स्थित हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर सुधीर राजीव को जो है हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर सुधीर राजीव को हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह इन्हें कोटा स्थित तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। दोनों कुलपतियों का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु जो भी हो पहले उसके लिए नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा की गई है। याद रखना, जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके जो कुलपति बनाए जाते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा जो है की जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है। क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी मैगजीन भूल जाना, बट ये क्वेश्चन याद रखना क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है कि अब आने वाले एग्जाम्स में सभी एग्जाम में पूछा जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 13 अगस्त 2022 को किसे राजस्थान निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो मधुकर गुप्ता को जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी मधुकर गुप्ता को राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। गुप्ता की नियुक्ति 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक की गई है। मधुकर गुप्ता 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं और वे सितंबर 2020 में सेवानिवृत्त हुए थे और श्री गुप्ता ने ये पद जो है प्रेम सिंह मेहरा के स्थान पर ग्रहण किया है। इससे पहले हमारे निर्वाचन आयुक्त जो थे प्रेम सिंह मेहरा थे, लेकिन अब जो है मधुकर गुप्ता बन गए हैं। ये चीज़ याद रखना इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ भी मैं जो है आपको राजस्थान निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ डिटेल बता करके चलूँगी, याद रखना इम्पोर्टेंट है इसलिए ताकि आपके CET का सिलेबस थोड़ा कम होता जाए, इसलिए ये सारी डिटेल आप लोगों को बताई जा रही है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को सीधे करंट अफेयर भी पढ़ा करके छोड़ सकती हूँ, मेरा तो इसमें कुछ जाएगा नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए कि आपकी हेल्प हो जाएगी और जस्ट रिवीजन हो जाएगा। और कुछ नए स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा बर्डन मत लेना कि मैम ये क्या पढ़ा रही, जस्ट सुन लेना, बस इसको आपको जस्ट सुनना है और फिर जाकर के आप निर्वाचन आयोग पढ़िए, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी डिटेल आपको यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान निर्वाचन आयोग की। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को शामिल किया गया है और इसका डिस्कशन 243 के अनुच्छेद 243 के या 243 टे में जो है राजस्थान निर्वाचन आयोग के बारे में, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में किया गया है। राजस्थान निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में अनुच्छेद 243 के और 243 टे में उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोगों की। तो ये क्या करते हैं? पंचायत चुनावों की नामावली तैयार करना, चुनाव के लिए संचालन, अधीक्षण, नियंत्रण और उनके संचालन करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग होना चाहिए। यानी कि प्रत्येक राज्यों में पंचायतों के चुनाव, उनकी नामावली तैयार करना, उनके संचालन का कार्य करने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का होना जरूरी है।
एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, यानी कि जब निर्वाचन आयोग बनेगा तो एक उसमें निर्वाचन आयुक्त होगा और जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और ये एक सदस्यीय निकाय होगा। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। निर्वाचन आयोग का एक सचिव होगा जो कि राज्य का निर्वाचन अधिकारी होगा। 243 ZA में नगरीय निकायों के चुनाव की जिम्मेदारी जो है 243 क में वर्णित निर्वाचन आयोग की ही होगी, यानी कि इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 243(a) के अनुसार नगरीय निकायों में जो चुनाव होते हैं उनकी जिम्मेदारी भी जो है राज्य निर्वाचन आयोग की ही होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि, सेवा शर्त का निर्धारण राज्यपाल के विधानमंडल के अधिनियम के अधीन ही किया जाएगा। राज्य के राज्यपाल की यह जिम्मेदारी रहेगी कि ज़रूरत पड़ने पर वो निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध करवाएं। देखिए, कहीं चुनाव हो रहे हैं तो हो सकता है कर्मचारी कम पड़ रहे हो, तो ये राज्यपाल की जिम्मेदारी होगी कि वो निर्वाचन आयोग को जो है कर्मचारी उपलब्ध करवाएं। इस संविधान संशोधन में कुछ उपबंध हैं, उनके अधीन किसी राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित सारे उपबंध करेगा, और इस संविधान संशोधन में कुछ राज्यों को बाहर रखा गया है। ठीक है, जैसे कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र इस संविधान संशोधन से बाहर है, और ये संशोधन जो है केंद्र शासित प्रदेशों पर तो लागू होता है। जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्यीय ही आयोग होता है, जिसका कार्य जो इसमें जो निर्वाचन आयुक्त होता है उनका कार्यकाल 5 वर्ष से 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब होता है। अब बात करते हैं राजस्थान निर्वाचन आयोग की, तो 17 जून 1994 में इसका गठन किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ नहीं, अब तक 7 जो है अध्यक्ष बने, इसके सातों के सातों नाम याद रखने हैं, क्योंकि जब आपका वीडियो का या फिर ऐसा कुछ पेपर हुआ था जिसमें जो है एक न्यायाधीश के बारे में पूछा गया था, पता नहीं कितने न्यायाधीश हो चुके हैं अब तक, जिनमें से बीच में से उठा करके उन्होंने पूछ लिया था कि ये किससे संबंधित है, तो वो न्यायाधीश थे। इसलिए बोल रही हूँ कि 7 नाम है, सातों याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। पहले और वर्तमान वाले तो आप याद रखोगे, और ये 2 4 5 और है वो भी याद रख लेना। ठीक है, तो इसमें जो है पहले अध्यक्ष कौन है, तो पहले अध्यक्ष हो जाएंगे अमर सिंह राठौड़। कौन हो जाएंगे? अमर सिंह राठौड़ इसके पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। अब तक 7 जो है अध्यक्ष बन चुके हैं, मधुकर गुप्ता सहित, तो अमर सिंह राठौड़ पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। और सन तो याद करना तो करना, वरना मत करना, कोई बात नहीं। NR बसीन जो कि दूसरे अध्यक्ष हो जाएंगे, निर्वाचन आयुक्त हो जाएंगे। इंद्रजीत खन्ना तीसरे हो जाएंगे। AK पांडे चौथे हो जाएंगे। राम लुभाया 5वें नंबर के, और 6ठे नंबर के प्रेम सिंह मेहरा, और 7वें नंबर के मधुकर गुप्ता हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं निर्वाचन आयुक्त के अधिकार, उनके दायित्वों के बारे में कि उनके क्या क्या दायित्व हैं। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत मतदाता सूची तैयार करवाना ये निर्वाचन आयुक्त का ही अधिकार होता है। सन 1950 का अधिनियम लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 13 के अनुसार प्रत्येक जिला स्तर पर एक निर्वाचन अधिकारी व एक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और एक सहायक रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए, और ये सभी IAS या RS ऑफिसर्स होंगे। चुनाव व्यवस्था में संदेह की स्थिति होने पर जांच की अधिकारी होगी वो भी जो है चुनाव आयुक्त के द्वारा ही उपलब्ध करवाए जाएंगे, जांच अधिकारी भी। ठीक है, चुनाव चिन्ह जारी करना तथा संबंधित विवादों का निपटारा करना ये भी राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन ही होगा। राज्यपाल से पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति करवाना ये राज्य जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे उनके द्वारा करवाया जाएगा। उनको जो लिस्ट दी जाएगी कि इतने कर्मचारी हमारे यहाँ कम पड़ रहे हैं। चुनाव स्थगित करना, हिंसा या बूथ पर कब्जा होने पर इसके फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि चुनाव जहां हो रहा है, मतदान जहां हो रहा है, वहां पर अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो इनका जो फैसला होगा उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। चुनाव में पुनः मतदान करवाना ये भी इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। अनुच्छेद 102 और 191 के तहत किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित होने पर उसे जांच के बाद बरी किया जा सकता है, और राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से अथवा उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे कि हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं। तो इतनी डिटेल आपको इनके बारे में याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका करके एक एक सिलेबस मतलब एक एक टॉपिक करके सारा सिलेबस हो जाए। ठीक है,
बात करते हैं धनराज चौधरी की। तो धनराज चौधरी अभी चर्चा में क्यों रहे, तो 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2022 तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले गए कॉमनवेल्थ गेम में टेबल टेनिस जूरी के चेयरमैन का दायित्व धनराज चौधरी को दिया गया था। धनराज चौधरी राजस्थान टेबल टेनिस संघ के सचिव हैं और इससे पहले भी वह इस तरह के आयोजनों का नेतृत्व कर चुके हैं। क्वेश्चन है कि राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में गठित सब रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है संदीप कुमार को। संदीप कुमार जो कि विधायक है तिजारा से। 14 अगस्त 2022 को राज्य सरकार ने राजस्थान सब रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड का अध्यक्ष तिजारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक संदीप कुमार को बनाया गया है। बोर्ड अध्यक्ष को किसी प्रकार के कोई भत्ते नहीं मिलेंगे और इस संबंध में नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जो अध्यक्ष बनेगा उन्हें कोई वेतन भत्ते वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा। बोर्ड का गठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना 2041 में समाहित नीतियों और प्रस्तावों के क्रियान्वयन और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गठन के मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। बोर्ड का प्रशासनिक विभाग नगरीय विकास विभाग होगा। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राजस्थान उपक्षेत्र में जिला अलवर और भरतपुर शामिल है और बोर्ड के गठन से इस क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न विभागों कार्यकारी एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित हो सकेगा। इस बोर्ड के गठन से इनके बीच समन्वय स्थापित हो सकेगा, इसलिए इस बोर्ड का गठन किया गया है। राज्य के दोनों जिलों में आबादी तेजी से बढ़ रही है, साथ ही औद्योगिक इकाइयां भी आ रही है और नगर भरतपुर में स्थित है नगर विधायक वाजिब अली को राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो वाजिब अली जो कि भरतपुर से विधायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, प्रदेश की किस सांसद ने राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लोकसभा में प्राइवेट बिल पेश किया है, तो दिया कुमारी ने किया है। दिया कुमारी चूँकि राजसमंद से संबंधित है, ये सांसद है, राजसमंद की सांसद है दिया कुमारी। इन्होंने राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाकर राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए लोकसभा में संविधान संशोधन बिल 2022 प्रस्तुत किया है। सदन में प्राइवेट बिल पेश करते हुए दिया कुमारी ने कहा है कि राजस्थानी पश्चिमी इंडो आर्यन मूल की भाषा है जो पूरे राजस्थान के साथ ही हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में बोली जाती है। ये भाषा 1500 से भी अधिक वर्षों की समृद्ध विरासत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार के द्वारा अगस्त 2022 में बनाए गए विभिन्न अकादमियों के अध्यक्ष इनके बारे में कहा गया है। ये सारी अकादमियाँ भी इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ पर है ये भी इम्पोर्टेंट है और इनके अध्यक्ष कौन है ये भी इम्पोर्टेंट है। पहला इसमें कि राजस्थान ललित कला अकादमी जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं लक्ष्मण व्यास को, जो कि कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है और 24 नवंबर 1957 को इसकी स्थापना की गई थी। दूसरी है पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं जकराम राजस्थानी। अब आप लोग कमेंट करेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है, कौन से जिले में स्थित है, ये आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, शिवराज छंगाणी, ठीक है, शिवराज छंगाणी बनाए गए हैं। और राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जो कि बीकानेर में स्थित है, कहाँ स्थित है, बीकानेर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। बात करते हैं राजस्थान संस्कृत अकादमी की जिसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सरोज कोचर है। कौन है, डॉक्टर सरोज कोचर है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। नेक्स्ट है कि राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी जिसके अध्यक्ष बिनाका मालू को बनाया गया है और ये कहाँ स्थित है, ये भी जयपुर में स्थित है। और 19 जनवरी 1986 को राजस्थान भाषा ब्रज अकादमी की गठन किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान उर्दू अकादमी जिसके अध्यक्ष हुसैन रजा खान को बनाया गया है। किसे बनाया गया है, हुसैन रजा खान को, और ये कहाँ स्थित है, ये जयपुर में स्थित है। और लास्ट है राजस्थान साहित्य अकादमी जिसके अध्यक्ष बने हैं दूलाराम सहारण और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उदयपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है कि राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है, तो उदयपुर में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 30 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान पर 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो मंडोर बेरी गंगा वन क्षेत्र जो कि जोधपुर में है वहाँ पर किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ जोधपुर के मंडोर बेरी गंगा वन क्षेत्र में किया है। इस अवसर पर यहाँ पर 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन का भी उद्घाटन किया गया है। साथ ही लव कुश वाटिका भी यहाँ पर बनाई गई है। कैलाश सांखला स्मृति वन में लव कुश वाटिका और बोटेनिकल गार्डन का लोकार्पण किया गया है। अब बात करते हैं कैलाश सांखला की। ये कौन है, क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कैलाश सांखला जो कि टाइगर मैन के नाम से जाने जाते हैं। कैलाश सांखला का जन्म 30 जनवरी 1925 को जोधपुर में हुआ था इनका जन्म, और ये जोधपुर से संबंधित है। भारत में बाघ परियोजना के कार्यक्रम के निर्माता व सूत्रधार के रूप में पहचाने जाते हैं। इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और इनकी एक बुक है रिटर्न ऑफ द टाइगर रिटर्न ऑफ द टाइगर, ये इनकी बुक है, ये भी पूछी जा सकती है। सन 1972 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। कैलाश सांखला वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, जो कि इस पुरस्कार की शुरुआत 2002 में की गई थी, और इस पुरस्कार को पाने वाले पहले व्यक्ति हैं छेलू सिंह। याद रखना, छेलू सिंह नानरोत है। कौन है? छेलू सिंह नानरोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 अगस्त 2022 को प्रदेश के किन 2 जिलों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैक के रूप में जो है नवाजा गया है? तो कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को। कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड से नवाजा गया है। इस अवार्ड को केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने दिल्ली में हुए एक समारोह में पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक CP यादव को प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है ये। 29 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया है? तो पालगांव पशु मेला मैदान जोधपुर से इसका शुभारंभ किया है। 29 अगस्त 2022 को प्रदेश में राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ है। इन खेलों का राज्य स्तरीय शुभारंभ जोधपुर के पालगांव स्थित पशु मेला मैदान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। ये खेल प्रथम चरण में ग्राम पंचायत स्तर पर, दूसरे चरण में ब्लॉक स्तर पर खेले जाएंगे, और इसमें 6 खेल शामिल है। 6 के 6 नाम आपको याद हो जाने चाहिए क्योंकि ये पूछे जाते हैं। कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी और शूटिंग हो जाएगा, खो खो हो जाएगा। और इन खेलों में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भागीदारी ली, और बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में दर्ज होने पर इनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कृष्णा पूनिया जो कि राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है वर्तमान में, और इसका थीम सॉन्ग भी रहा, ये चीज़ याद रखना, ये थोड़ी डिफरेंट है इसलिए पूछी जा सकती है। चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेला, ये याद रखना, ये इसका थीम सॉन्ग रहा था। और ग्राम पंचायत स्तर पर 29 अगस्त से ये खेले गए 4 दिन के लिए। ब्लॉक स्तर पर 12 सितंबर से ये भी 4 दिन के लिए। जिला स्तर पर 29 सितंबर से, राज्य स्तर पर 8 अक्टूबर से 4 दिन के लिए आयोजित हुए, और इसमें 6 खेल शामिल है। कबड्डी, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो, ये मिलाकर के 6 खेल इसमें शामिल किए गए हैं। राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन के लिए शिक्षा मंत्री BD कल्ला की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है, और इस समिति के अन्य सदस्यों में राजस्व मंत्री रामलाल जाट, पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा, खेल मंत्री अशोक चांद्रा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव शामिल हैं। ये सारे के सारे मंत्रियों के नाम भी याद हो जाने चाहिए, क्योंकि वर्तमान में कौन क्या है ये वाला मतलब करंट अफेयर में ये वाला टॉपिक लगता है तो ये पूछे जाते हैं। इन खेलों में प्राप्त आवेदकों की संख्या मतलब कितने लोगों ने आवेदन किया था? 19.90 लाख पुरुष और 9.21 लाख महिलाएं इन खेलों में शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूपाखेड़ा और तांबेसरा खनिज क्षेत्रों का संबंध किस खनिज से है जिनके खनन पट्टों की ई नीलामी अगस्त 2022 में की गई है? तो मैग्नीज। खान विभाग ने अगस्त माह में बांसवाड़ा जिले के रूपाखेड़ा और तांबेसरा खनिज ब्लॉक की ई नीलामी की है।
साथ ही राजसमंद जिले के नेगड़िया ब्लॉक में भी मैग्नीज के खनन पट्टों की ई नीलामी की गई है। पिछले दिनों बांसवाड़ा के कालाकूट में मैग्नीज खनन के पट्टे की नीलामी के द्वारा जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 8 अक्टूबर 2022 को वायुसेना दिवस के अवसर पर स्वदेश निर्मित कौन से नए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं? तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH को जो है तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना जोधपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 10 नए स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात करने जा रही हैं। ये नए LCH पुराने रूसी हेलीकॉप्टर Mi-35 और Mi-25 को रिप्लेस करके इनको तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगस्त 2022 में किस स्थान पर पन्ना धाय, उदय सिंह और चंदन की प्रतिमाओं का अनावरण किया है? तो उदयपुर में। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि पन्ना धाय का जो है इतिहास में क्या रोल रहा, उदय सिंह का क्या रहा और चंदन का क्या रोल रहा, ये सारी चीज़ें आप कमेंट करेंगे, ठीक है। मेवाड़ के इतिहास में त्याग और बलिदान के प्रतीक पन्ना धाय, उदय सिंह और चंदन की प्रतिमाओं का अनावरण रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया। ये प्रतिमाएं उदयपुर के गोवर्धन सागर पार्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर के गोवर्धन सागर पार्क में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि गोवर्धन सागर पार्क कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 अगस्त 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश के किस स्थान पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सालवा कला गांव जोधपुर में किया है। अब आप लोग जो है इनके बारे में भी कमेंट करेंगे कि इनका जो है हिस्ट्री में क्या योगदान रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर जिले के सालवा कला गांव में साहस, शौर्य और स्वामी भक्ति के प्रतीक वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण 13 अगस्त 2022 को किया। वीर दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती के अवसर पर अनावरण किया गया। वीर दुर्गादास राठौड़ की 5 धातुओं से निर्मित 12 फीट ऊंची प्रतिमा है जिसका वजन 1400 किलोग्राम है, ठीक है। और इस प्रतिमा को जो है स्थापित करने का कार्य जोधपुर के NRI यानी कि अमेरिका निवासी सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप करण ने ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश का कौन सा स्थान भारतमाला सड़क परियोजना के तहत तैयार हुए 313 किलोमीटर लंबे ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का हिस्सा बनेगा? तो कोटपुतली बनेगा। कौन बनेगा? कोटपुतली बनेगा। भारतमाला सड़क परियोजना के तहत 313 किलोमीटर लंबा अंबाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो गया है। ये एक्सप्रेसवे कोटपुतली जयपुर के अलावा हरियाणा, पंजाब के 8 जिलों के 112 गांवों से होकर के गुजरेगा और इसके परिचालन से अंबाला जाने की दूरी 40 किलोमीटर कम हो जाएगी क्योंकि अब दिल्ली तक नहीं जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं भारतमाला सड़क परियोजना की। तो ये जो है केंद्र के द्वारा वित्त पोषित योजना है और इसमें क्या किया जाएगा कि सड़क और राजमार्ग जो है उनका विकास किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है कि पूरे भारत में सड़कों, राजमार्गों, एक्सप्रेसवे का जो है नेटवर्क बनाना है, ठोस नेटवर्क बनाना है। क्वेश्चन है कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो जालाना संस्थानिक क्षेत्र है जयपुर में, वहाँ किया जा रहा है। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना जालाना जयपुर में की जा रही है। इस सेंटर में 750 दर्शक क्षमता का ऑडिटोरियम, 500 दर्शक क्षमता का कन्वेंशन सेंटर और 2 मिनी ऑडिटोरियम बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 अगस्त 2022 को केरल में आयोजित एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स के 8वें स्थापना दिवस पर अक्षय ऊर्जा निगम राजस्थान को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? तो 5 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को देश में सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा समता स्थापना और स्थापित समता में सर्वाधिक वृद्धि के लिए 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट के द्वारा कोचीन, केरल में आयोजित 8वें फाउंडेशन दिवस समारोह में केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने ये पुरस्कार दिया है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से प्रबंध निदेशक अनिल ने ये पुरस्कार ग्रहण किए हैं और ये पुरस्कार निम्न श्रेणियों में दिया गया है अक्षय ऊर्जा को, ठीक है।
अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश में सर्वाधिक क्षमता की स्थापना करना, अधिकतम सोलर पावर की क्षमता की स्थापना करना, अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में 2020 और 21 में बढ़ोतरी करना, सोलर पावर स्थापित क्षमता में वृद्धि करना, सर्वाधिक सोलर कृषि पंपों की स्थापना करना। अब बात करते हैं अक्षय ऊर्जा की, यानी कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है उसकी बात करते हैं। तो ये कब बना था या इसकी स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड RSPCL तथा राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण REDA मिलकर के राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई अगस्त 2002 में। इन दोनों संस्थानों को मिलाकर के राजस्थान अक्षय ऊर्जा की स्थापना की गई। कब की गई? अगस्त 2002 में की गई। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कि वीडियो कैसी लगी आपको, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।